नमस्कार साथियों, आज मैं आपके बीच लेके आया हूं आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं उन नदियों को मैं आपको समझाऊंगा। जब कोई नदी किसी सागर और महासागर में न मिलकर जमीन पर ही विलुप्त हो जाती है उसे आंतरिक प्रवाह की नदी कहा जाता है। ऐसी नदियों में राजस्थान में जो सबसे लंबी नदी है उस नदी का नाम है गग्गर नदी। इसके अलावा एक काकनी नदी है जो जैसलमेर जिले में बहती है। एक रूपारेल नदी है जो अलवर से भरतपुर में विलीन होती है। एक साबी नदी है जो जयपुर से पटौदी हरियाणा के अंदर विलीन होती है। कुछ राजस्थान में ऐसी नदियां हैं जिसमें मेंथा, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ ये नदियां सांबर झील के अंदर अपना जल ले जाती है और उसी में डाल देती है। इसीलिए सांबर झील को आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी झील है। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की झील है और वे नदियां आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। उन सब नदियों को मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैं जो बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं गग्गर नदी की। गग्गर नदी, ये जो गग्गर नदी है इस गग्गर नदी का जो प्राचीन नाम था वो था ध्वसद्वती। इसका प्राचीन नाम था। ये वेदों के अंदर जो सरस्वती नदी का नाम मिलता है उस सरस्वती नदी के पेटे में ही ये गग्गर नदी बहती है। तो गग्गर नदी का प्राचीन नाम ध्वसद्वती। गग्गर नदी सरस्वती नदी के पेटे में बहती है। गग्गर नदी का उपनाम है इसे मृत नदी, इसे नट नदी और इसे राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। तो मृत नदी, नट नदी और राजस्थान का जो शोक है वो गग्गर नदी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी क्या करती है, कभी अगर तेज वर्षा होती है तो आगे तक बह जाती है और कम वर्षा होती है तो अपने कुछ ऐसा एरिया है जैसे अनूपगढ़ और भटनेर के जो दौरे हैं उसके अंदर क्या हो जाती है, ये विलीन हो जाती है। इसलिए इसे रेगिस्तान राजस्थान का शोक, नट नदी, मृत नदी कहा जाता है। प्राचीन नाम का ध्वसद्वती है और ये सरस्वती नदी के पेटे के अंदर क्या करती है, ये बहती है। ये जो गग्गर नदी है ये एकमात्र ऐसी नदी है जो उत्तर से राजस्थान में प्रवेश करती है। एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय से अपने राजस्थान के अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है। तो अपने कालका की पहाड़ियां हैं, शिवालिक पर्वतमाला है शिमला हिमाचल प्रदेश। कालका की पहाड़ियां, शिवालिक पर्वतमाला शिमला हिमाचल प्रदेश। यहां लिख रहा हूं मैं कालका की पहाड़ियां। कालका की क्या है, पहाड़ियां। शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक सबसे नीचे वाला हिमालय, शिवालिक पर्वतमाला शिमला और शिमला किसकी राजधानी, हिमाचल प्रदेश। यहां से गग्गर नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। तो जो गग्गर नदी है इस गग्गर नदी का उद्गम होता है कालका की पहाड़ियां, शिवालिक पर्वतमाला शिमला हिमाचल प्रदेश। ये गग्गर नदी आ रही है। अपने राजस्थान के अंदर अगर मैं राजस्थान का जो क्षेत्र है, ये उत्तरी राजस्थान का जो क्षेत्र है उसको मैं आपको जैसे यहाँ इस तरह से ये अपने राजस्थान वाला हिस्सा है। तो इस राजस्थान के अंदर जो गग्गर नदी है ये गग्गर नदी टिब्बी गांव का नाम है टिब्बी। तो टिब्बी गांव हनुमानगढ़, ये हनुमानगढ़ का क्षेत्र है और यहाँ पर गांव का नाम है टिब्बी। और टिब्बी गांव कहां पर है, हनुमानगढ़। तो टिब्बी गांव हनुमानगढ़ से जो गग्गर नदी है, नदी कौन सी, ये गग्गर। तो गग्गर नदी अपने राजस्थान के अंदर क्या करती है, प्रवेश। पहले हिमाचल प्रदेश में,
फिर उसके बाद में हरियाणा में, उसके बाद में पंजाब में, और फिर अपने टीबी हनुमानगढ़ में घग्गर नदी क्या करती है, राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। घग्गर नदी जब आगे बढ़ती है तो घग्गर नदी आगे इस तरह से आगे बढ़ती है, और बटनेर का जो किला है, इस बटनेर दुर्ग के पास में घग्गर नदी अनूपगढ़, बटनेर दुर्ग के दौरों में कभी कभी अनूपगढ़ तक ये चली जाती है, अनूपगढ़ के दौरों में, बटनेर और अनूपगढ़ के दौरों में क्या हो जाती है, यहाँ पर इस तरह से ये विलीन हो जाती है। गंगानगर और हनुमानगढ़ की सीमा पर घग्गर नदी पर एक झील बनी है, जिस झील का नाम है तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील, तो तलवाड़ा झील गंगानगर और हनुमानगढ़ की सीमा पर है। किस नदी पर है, घग्गर नदी के ऊपर। फिर ये घग्गर नदी कभी कभी जब तेज वर्षा होती है, तीव्र वर्षा वाले दिनों में, ये घग्गर नदी अब्बास पोर्ट पाकिस्तान तक चली जाती है। अब्बास पोर्ट पाकिस्तान तक चली जाती है, और वहां पर इस नदी को हकरा नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी अब्बास पोर्ट, वैसे तो क्या करती है घग्गर नदी, ये जो यहाँ जो दौरे हैं, उन दौरों के अंदर तो यहाँ पर जो किला है, उस किले का नाम है बटनेर। राजस्थान में सबसे प्राचीन दुर्ग है बटनेर का किला, और ये जो बटनेर है, बटनेर दुर्ग, और बटनेर दुर्ग है अपने हनुमानगढ़ के अंदर। बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़, तो बटनेर दुर्ग है अपने हनुमानगढ़ के अंदर। ये घग्गर नदी के किनारे के ऊपर है बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। इसी तरह से तलवाड़ा झील गंगानगर और हनुमानगढ़ की सीमा के ऊपर है। इस नदी के ऊपर हनुमानगढ़ में सभ्यता कालीबंगा, पीलीबंगा, दो सभ्यता हनुमानगढ़ के अंदर। एक सभ्यता का नाम है कालीबंगा सभ्यता, और एक सभ्यता का जो नाम है वो है पीलीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा और पीलीबंगा ये जो सभ्यताएं हैं वो घग्गर नदी के किनारे पर है, और ये दोनों ही कहां पर है, तो अपने हनुमानगढ़ में। तो कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में, बटनेर जो दुर्ग है हनुमानगढ़ में, और तलवाड़ा झील है, ये सबका संबंध किससे है, घग्गर नदी से इनका क्या है, संबंध है। अब अपन बात कर रहे हैं कि जो तलवाड़ा झील है, तो अगर आप ऐसे बात करें तो एक स्थान है जिसे कहते हैं तिलवाड़ा। ये तिलवाड़ा है अपने बाड़मेर में। तिलवाड़ा कहाँ है, बाड़मेर में। अब ये जो तिलवाड़ा है ये आता बालोतरा में है, इसलिए अब बाड़मेर न बोल के क्या बोलेंगे, तिलवाड़ा बालोतरा में नया जिला बन गया। यहां पर मल्लीनाथ जी, राठौड़ वंश के शासक थे मल्लीनाथ जी, तो मल्लीनाथ जी की स्मृति में यहां पर मेला बढ़ता है। तो एक स्थान है तिलवाड़ा बालोतरा बाड़मेर, ये यहां पर मल्लीनाथ जी की स्मृति में मेला बढ़ता है, और ये मेला है पशु मेला। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पशु मेले पहले नागौर में पड़ते थे, अब अपने को नागौर न बोल के डीडवाना कुचामन बोलेंगे। राजस्थान के अंदर वीर तेजाजी जो पशु मेला है वो परबतसर में बढ़ता है। बलदेव पशु मेला मेड़ता में बढ़ता है। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में बढ़ता है। जसवंत पशु मेला करौली में बढ़ता है। बहरोड़ पशु मेला अलवर में बढ़ता है। शिवरात्रि पशु मेला करौली में बढ़ता है। बाकी अगर गोगामेड़ी पशु मेला तो गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में पड़ेगा। अगर पुष्कर पशु मेला तो पुष्कर में पड़ेगा। थोड़ा सा आप इस चीज को ध्यान रखेगा। और मल्लीनाथ पशु मेला कहां पड़ता है, तिलवाड़ा बालोतरा में। जसवंत पशु मेला भरतपुर में। शिवरात्रि पशु मेला करौली में। बहरोड़ पशु मेला अलवर में। वीर तेजाजी पशु मेला
परबतसर में, बलदेव पशु मेला मेड़ता के अंदर, और चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन के अंदर बढ़ता है। तो तिलवाड़ा है और एक है अपने तलवाड़ा, और ये तलवाड़ा है बांसवाड़ा के अंदर। इस तलवाड़ा के अंदर त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर वसुंधरा राजे जी की जो इष्ट देवी त्रिपुरा सुंदरी, जिनका मंदिर कहाँ है? तलवाड़ा बांसवाड़ा। इस तलवाड़ा के अंदर एक पत्थर पाया जाता है जिसे कहते हैं परेवा पत्थर। ये परेवा पत्थर काला, चमकीला और मुलायम होता है। इस पत्थर की चमकदार मूर्तियां होती है। तो इस परेवा पत्थर से राजस्थान की दो विधिवत रूप से पूजित मूर्तियां हैं, एक त्रिपुरा सुंदरी तलवाड़ा बांसवाड़ा और एक स्वांगिया देवी, जिन्हें आवड़ माता भी कहते हैं, आईनाथ माता भी कहते हैं, सुग्गा देवी भी कहते हैं, जो जैसलमेर में है और बाटी शासकों की कुल देवी है। अपन बात कर रहे हैं कि जो तलवाड़ा झील है और बटनेर दुर्ग, ये जो बटनेर दुर्ग है इसका निर्माण 285 ईस्वी में भूपत भाटी ने कराया था। तो भूपत भाटी ने 285 ईस्वी में बटनेर दुर्ग का निर्माण कराया था। इस बटनेर दुर्ग के लिए तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तुज्जु के तैमूरी में कहा कि मैंने ऐसा मजबूत दुर्ग हिंदुस्तान में और कहीं नहीं देखा। तो इसके बारे में तैमूर लंग कहता है, मैंने ऐसा मजबूत दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। ऐसी बात किसके लिए कहता है? बटनेर हनुमानगढ़ के लिए कहता है। कभी कभी तीव्र वर्षा वाले दिनों में जब गग्गर नदी पाकिस्तान तक चली जाती है तो पाकिस्तान में ये पहुंचती है अब्बास पोर्ट तक। इसका नाम है अब्बास फोर्ट। तो अब्बास फोर्ट पाकिस्तान तक चली जाती है, जहां पर इस नदी को हकरा के नाम से जाना जाता है। तो पाकिस्तान में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? हकरा के नाम से जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है कि इसका प्राचीन नाम दोषदती, ये सरस्वती नदी के पेटे में बहती है। इसका अपना मत नदी, नट नदी और राजस्थान का सो कहलाती है, रेगिस्तान का सो कहलाती है। तीव्र वर्षा वाले दिनों में अब्बास फोर्ट पाकिस्तान तक चली जाती है, जहां पर इसको किस नाम से पुकारते हैं? हकरा के नाम से पुकारते हैं। अगर अपन बात करें और मैं लिखूं चर्मणवती, तो ये चंबल नदी का प्राचीन नाम है। अगर मैं यहां पर लिखूं वशिष्ठ नदी, जिसे वर्णासा के नाम से भी जाना जाता है, ये किसका है? तो बनास नदी का प्राचीन नाम है। तो चर्मणवती चंबल का प्राचीन नाम, वशिष्ठी या वर्णासा बनास नदी का प्राचीन नाम, और द्वसदती गग्गर नदी का प्राचीन नाम। गग्गर नदी का जो पाट है, गग्गर नदी के पाट को नाली कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गग्गर नदी के पाट को किस नाम से जाना जाता है? नाली के नाम से जाना जाता है। गग्गर नदी का ऐसा क्षेत्र जो उपजाऊ है, तो उपजाऊ जो मैदान है उसे बग्गी कहते हैं। बग्गी, तो उपजाऊ मैदान को बग्गी कहते हैं और पाट को क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। इस गग्गर नदी के किनारे के ऊपर ही एक शहर है जिसका नाम है सूरतगढ़। तो सूरतगढ़ अपने गंगानगर के अंदर, तो गंगानगर नाम नहीं है, श्री गंगानगर नाम है। तो एक है सूरतगढ़ गंगानगर। ये जो सूरतगढ़ गंगानगर है, इस सूरतगढ़ गंगानगर यहां पर एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म, पूरे एशिया का सबसे बड़ा। तो एशिया का सबसे बड़ा जो कृषि फार्म है वो सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है, और ये रूस की सहायता से स्थापित है। किस देश की सहायता से स्थापित है? रूस की सहायता से स्थापित। तो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर, सोवियत संघ रूस की सहायता से इसकी स्थापना की गई है। अपन बात कर रहे हैं कि हिमालय से आने वाली जो एकमात्र नदी है, उत्तरी राजस्थान से आने वाली, उत्तरी भारत से आने वाली एकमात्र नदी। तो इसकी दो विशेषताएं हैं। एक हो गई हिमालय से आने वाली, दूसरी
उत्तरी राजस्थान से प्रवेश करने वाली राजस्थान की एकमात्र जो नदी है वो कौन सी नदी है? तो घग्गर नदी है। इस घग्गर नदी की कुछ विशेषताओं की बात की, इनसे जुड़े हुए अपने पहलुओं की बात की। तो राजस्थान में घग्गर नदी प्रवेश करती है टिब्बी गांव हनुमानगढ़। घग्गर नदी का राजस्थान में प्रवेश कहां से? टिब्बी गांव हनुमानगढ़। यहां ध्यान रखिएगा कि जो चंबल नदी है ये 84 गढ़ और ये 84 है अपने भैंसरोडगढ़ और भैंसरोडगढ़ है अपने चित्तौड़। ये चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। तो चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश 84 भैंसरोडगढ़ चित्तौड़। इसी तरह से खांदू गांव है बांसवाड़ा, खांदू गांव, और ये खांदू गांव है अपने बांसवाड़ा के अंदर। तो खांदू गांव बांसवाड़ा से माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। अगर नर्मदा नहर परियोजना की बात करूं तो नर्मदा नहर सीलू गांव का नाम है सीलू गांव, और सीलू गांव है सांचौर पहले नया जिला बन गया था, वर्तमान में नहीं है। तो सीलू गांव सांचौर जालोर से नर्मदा नहर राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि टिब्बी गांव हनुमानगढ़ से घग्गर नदी, 84 भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से चंबल नदी, खांदू गांव बांसवाड़ा से माही नदी, और सीलू गांव जालोर या सांचौर जालोर से नर्मदा नहर राजस्थान के अंदर क्या करती है? प्रवेश करती है। आंतरिक प्रवाह की जो नदी है घग्गर नदी है। तो इस घग्गर नदी के अंदर तलवाड़ा, तिलवाड़ा इससे संबंधित, तो तलवाड़ा झील गंगानगर और हनुमानगढ़ की सीमा के ऊपर घग्गर नदी पर बनी हुई है, जबकि तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है जो परेवा पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। परेवा पत्थर से त्रिपुरा सुंदरी की जो मूर्ति बनी हुई है, तो त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है उसके लिए भी तलवाड़ा बांसवाड़ा प्रसिद्ध है। परेवा पत्थर काला, चमकीला और मुलायम पत्थर होता है। इस पत्थर से राजस्थान की दूसरी विधिवत रूप से पूजित देवी प्रतिमा है स्वांग्या देवी जैसलमेर। स्वांग्या देवी को आईनाथ माता, सुग्गा देवी और आवड़ माता के नाम से भी जाना जाता है। परेवा पत्थर से निर्मित जो मूर्तियां हैं उनका एक संग्रहालय है राजमाता देवेंद्र कंवर संग्रहालय डूंगरपुर के अंदर, जो परेवा पत्थर से निर्मित मूर्तियों का एक प्रसिद्ध संग्रहालय है। तलवाड़ा की बात की, इस तरह से अगर अपन तिलवाड़ा की बात करते हैं तो तिलवाड़ा बालोतरा पहले बाड़मेर जिले में था, अब बालोतरा खुद ही एक जिला है, तो तिलवाड़ा बालोतरा। यहां पर जोधपुर के राठौड़ शासक मल्लीनाथ जी जो बाद में संत बन जाते हैं, तो मल्लीनाथ जी की स्मृति में जो पशु मेला है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में बढ़ता है। पशुओं की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा पशु मेला वीर तेजाजी पशु मेला परबसर, बलदेव पशु मेला मेड़ता के अंदर, शिवरात्रि पशु मेला करौली में, जसवंत पशु मेला भरतपुर, चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। इस तरह से बहरोड पशु मेला अलवर के अंदर बढ़ता है। राजस्थान के अंदर मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर बढ़ता है। सर्वाधिक जो पशु मेले हैं वो नागौर का अब डीडवाना कुचामन वाला हिस्सा हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं जो नदियों की, तो उन नदियों के अंदर मैं आपको एक काकनी नदी है जिसे काकने भी कहते हैं, इसे मसूरदी नदी भी कहा जाता है। ये जैसलमेर में ही इसका उद्गम होता है और जैसलमेर के अंदर ही ये नदी क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। ये जिंदगी तुझ पे शुरू तुझ पे खत्म, इस तरह की जो नदी है उस नदी का नाम है काकनी। काकनी, तो जो काकनी नदी है इसी को काकनेई भी कहा गया है। काकनी नदी या काकने नदी, इसी नदी को मसूरदी नदी के नाम से भी पुकारते हैं। मसूरदी नदी। देखो होता क्या है, कोटरी गांव की पहाड़ियां है, कोटरी गांव की पहाड़ियां, और कोटरी गांव की पहाड़ियां अपने जैसलमेर में। यहां से इस नदी का क्या होता है? उद्गम, और ये आगे जाके एक मीठा रन बनाती है जिस झील को कहा जाता है बुझ झील। तो बुझ झील या मीठा रन, बुझ
झील, इसे बुक्सु झील भी कहते हैं, बुक्सु झील। तो बुक्स झील या बुक्सु झील कहां पर बनाती है? ये जैसलमेर के अंदर। एक्चुअल में ये क्या है? एक मीठा रन है, मीठा रन। रन क्या होता है? मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर ऐसी निचली जगह है, ऐसी नीचे की भूमि जहां पर वर्षाकालीन दिनों में पानी पड़ जाता है, तो वो रन कहलाता है, जिसे स्थानीय भाषा में टाट भी कहते हैं। तो किसान क्या करते हैं? ऐसे दलदली क्षेत्रों के अंदर फसल बो देते हैं और वहां पर वो फसल उग जाती है। इसी कृषि को खड़ीन कृषि कहते हैं और ऐसे खड्डों को खड़ीन भी कहा जाता है स्थानीय भाषा में। तो खड़ीन कृषि जैसलमेर के अंदर होती है, तो वो किसमें होती है? रन और टाट क्षेत्रों के अंदर होती है। तो जो रन है इस तरह का मीठा रन, बुक्स झील या बुक्सु झील जैसलमेर में, वो कौन सी नदी इसको बनाती है? काकनी, काकने या मसूरदी नदी, जो कोटरी गांव के पहाड़ियां जैसलमेर से निकलती है और जैसलमेर में क्या हो जाती है? ये विलीन हो जाती है। अब मैं आपको जो अपनी सांबर झील है उस सांबर झील के बारे में बताता हूं कि जैसे ये सांबर झील है, सांबर झील, ये सांबर झील जयपुर, इस जयपुर में इसका 80% हिस्सा है, प्लस नागौर, नागौर का इसमें 20% हिस्सा है। पूरे भारत का 8.7% नमक अकेले सांबर झील उत्पादन करती है और सांबर झील है वो आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी झील है। आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी झील सांबर झील, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी। यहां पर एक पहाड़ियां है, जिन पहाड़ियों को कहते हैं खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां। ये खंडेला की जो पहाड़ियां हैं ये सीकर में है। खंडेला की पहाड़ियां कहां है? सीकर के अंदर। तो खंडेला की पहाड़ियां, सीकर से एक नदी आती है जिसका नाम ही खंडेला है, जिसका नाम ही क्या है? खंडेला। और खंडेला की पहाड़ियों के उत्तरी भाग से एक नदी जाती है जिस नदी का नाम है कांतली नदी। नदी कौन सी है? तो कांतली। तो एक नदी है जिसका नाम है खंडेला, खंडेला, और एक नदी है जिसका नाम है कांतली। ये कांतली चूरू की सीमा, चूरू की सीमा के निकट ये क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। इसलिए चूरू में कोई नदी नहीं है। राजस्थान के बीकानेर और चूरू जिले में कोई नदी नहीं है। तो चूरू की सीमा के निकट क्या हो जाती है? ये विलीन हो जाती है। अपन बात कर रहे हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां। तो एक नदी है जिस नदी का नाम है खंडेला, वो खंडेला की पहाड़ियां सीकर से उद्गम होता है और सांबर झील में मिल जाती है। एक नदी है जिसे अपन कांतली नदी कहते हैं। ये कांतली नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियां सीकर से और चूरू की सीमा के निकट क्या हो जाती है? ये विलीन हो जाती है। इस कांतली नदी के किनारे के ऊपर नीम का थाना सीकर में, नीम का थाना, और नीम का थाना कहां पर है? सीकर। यहां पर गणेश्वर सभ्यता डेवलप हुई। तो जो गणेश्वर सभ्यता है वो कहां पर? नीम का थाना सीकर के अंदर। किस नदी के किनारे पर? कांतली नदी के किनारे के ऊपर डेवलप हुई है। इसी का एक हिस्सा जो है झुंझुनू के अंदर, और झुंझुनू के हिस्से के अंदर यहां पर सुनारी सभ्यता डेवलप हुई। सुनारी, और सुनारी जो सभ्यता है ये कहां पर है? झुंझुनू के अंदर। तो सुनारी सभ्यता झुंझुनू और गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर, इसका संबंध किस नदी से है? कांतली नदी से है। गणेश्वर सभ्यता के बारे में मैंने बताया है कि जो आहड़ है उस आहड़ में तांबा गलाने की भट्टियां मिली, इसलिए उसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। आहड़ का प्राचीन नाम धूलकोट और घाटपुर था। फिर बाद में खोज हुई गणेश्वर की, और गणेश्वर से में उससे भी ज्यादा तांबे के औजार, हथियार, मछली पकड़ने कांटे, बर्छियां, भाले और बर्तन मिले हैं। इसलिए ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर सीकर को कहा जाता है, जो कांतली नदी के किनारे नीम का थाना के अंदर डेवलप हुई है। ये भी कैसी नदी है? तो आंतरिक प्रवाह की नदी है। अपने नागौर से एक खारी नदी
अपने सांबर झील में गिरती है। नदी का नाम क्या हो गया? तो खारी। इस तरह से सलेमाबाद अजमेर, सलेमाबाद निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है सलेमाबाद, और सलेमाबाद कहां पर? अपने अजमेर के अंदर। तो सलेमाबाद अजमेर में से एक नदी है जिसका नाम है रूपनगढ़। तो जो रूपनगढ़ नदी है, ये रूपनगढ़ नदी सलेमाबाद अजमेर से किस में गिरती है? सांबर झील के अंदर गिरती है। तो आंतरिक प्रवाह की क्या हो गई? ये नदियां हो गई। इस तरह से अगर अपन बात करें तो एक है मनोहरपुरा की पहाड़ियां, और मनोहरपुरा की पहाड़ियां ये है अपने जयपुर के अंदर। यहां पर राजस्थान का निजी सेक्टर का हवाई अड्डा मनोहरपुरा जयपुर में बन रहा है। तो यहां से एक नदी आती है जिसका नाम है मेंथा, मेंथा नदी। ये जो मेंथा नदी है ये भी किस झील में गिरेगी? सांबर झील में गिरेगी, और सांबर में अपना जल उड़ेलेगी। अब अपन महत्वपूर्ण बातों की बात कर रहे हैं कि जो मेंथा नदी है ये राजस्थान में खारापन जो सर्वाधिक लाती है और किस में डालती है? सांबर झील में। तो सांबर झील में सर्वाधिक खारापन कौन सी नदी लेके आती है? मेंथा नदी लेके आती है। अगर अपन बात करें तो जो नागौर है, इस नागौर से कौन सी नदी निकलती है? खारी नदी। तो जो खारी नदी है वो नागौर से निकलती है और किस में मिल जाती है? सांबर में। इस तरह से सलेमाबाद अजमेर से रूपनगढ़ नदी सांबर झील में गिरती है। इस तरह से मनोहरपुरा की पहाड़ियों से मेंथा नदी सांबर झील में गिरती है। तो ये अपने कुछ ऐसी जो नदियां हैं, उस आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, ये अपने सेंट्रलाइज हो गया, ये साइड में हो गया, ऊपर अपने गग्गर हो गया। इस तरह से पूर्वी जो राजस्थान है वहां पर एक नदी है जिस नदी का नाम है, अगर यहां बात कर रहा हूं मैं तो उदयनाथ की पहाड़ियां, उदयनाथ की पहाड़ियां। ये उदयनाथ की जो पहाड़ियां है ये है थाना गाजी, थाना गाजी, और थाना गाजी है अपने अलवर के अंदर। तो यहां से एक नदी का उद्गम होता है, और ये जो नदी है ये अलवर से भरतपुर में जाती है, और भरतपुर के अंदर क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है मोती झील में। मोती झील, ये जो मोती झील है ये कहां पर है? तो भरतपुर के अंदर। तो मोती झील भरतपुर के अंदर कौन विलीन हो जाती है? ये नदी। इस नदी का जो नाम है वो है रूपा रेल, रूपा रेल नदी। तो रूपा रेल नदी का उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ियां थाना गाजी अलवर से, और ये मोती झील के अंदर भरतपुर में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। ये जो मोती झील भरतपुर है, इस मोती झील भरतपुर से सुजान गंगा नहर के द्वारा पानी लाया जाता है, और इस पानी से लोहागढ़ भरतपुर जो पारिक श्रेणी का दुर्ग है, जिसके चारों तरफ बड़ी खाई खोदी गई है, लोहागढ़ भरतपुर जो 1733 में सूरजमल जाट ने बनाया था, और उस खाई के अंदर पानी भरा जाता है। तो सुजान गंगा नहर के द्वारा मोती झील बांध से पानी लाया जाता है, और भरतपुर में लोहागढ़ जो है उसके चारों तरफ जो खाई है, लोहागढ़ पारिक श्रेणी का दुर्ग है, और उसके अंदर उस पानी की आपूर्ति की जाती है। तो मोती झील भरतपुर के अंदर, उदयनाथ जी की पहाड़ियां थानागाजी अलवर से, रूपारेल नदी मोती झील में। तो ये भी कैसी है? आंतरिक प्रवाह की नदी। इस रूपारेल नदी को वराह नदी के नाम से भी जाना जाता है, और इसे लसवारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो वराह या लसवारी नदी रूपारेल नदी को ही कहा जाता है। वराह अवतार की सर्वाधिक मूर्तियां मिलने के कारण बारां का प्राचीन नाम वराह नगरी था। राजस्थान के अंदर अर्णोराज ने वराह मंदिर पुष्कर अजमेर में बनाया। तो वराह मंदिर पुष्कर अजमेर में अर्णोराज ने बनाया। वराह अवतार की मूर्तियां मिलने के कारण बारां का प्राचीन नाम वराह नगरी, और इस वराह नदी या लसवारी नदी किसको कहते हैं? रूपारेल नदी को कहा जाता है। यहां पर एक पहाड़ियां है जिसको अपन कहते हैं सेवर की पहाड़ियां, सेवर की पहाड़ियां।
और सेवर की पहाड़ियां ये अपने जयपुर के अंदर। सेवर की पहाड़ियां कहां पर है? जयपुर के अंदर। एक अपने सेवर भरतपुर के अंदर है, जहां पर केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये सेवर की पहाड़ियां जयपुर से, यहां से एक नदी का उद्गम होता है जिसको हम कहते हैं साबी नदी। तो ये नदी इस तरह से उद्गम होता है और ये नदी पटौदी हरियाणा के अंदर जाकर विलीन हो जाती है। यहां पर विलीन होती है और ये स्थान कौन सा है? तो पटौदी हरियाणा। ये स्थान है पटौदी, और पटौदी कहां पर? अपने हरियाणा के अंदर। नवाब पटौदी थे यहाँ के, क्रिकेटर थे। सैफ अली खान जो भी फिल्मी हीरो है वो इस पटौदी का जो नवाब है। तो पटौदी अपने हरियाणा के अंदर। ये जो नदी है, इस नदी का नाम है साबी नदी। इसे साहिबी नदी भी कहते हैं। तो साबी नदी या साहिबी नदी उद्गम सेवर की पहाड़ियां जयपुर से, और ये पटौदी हरियाणा के अंदर क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। इस साबी नदी के लिए अकबर ने कहा था, अकबर ने इस साबी नदी पर बांध बनाने की कोशिश की, मगर बांध नहीं बना पाया। तब इसके लिए कथन पड़ा कि अकबर बांधे ना बंधु, अकबर बांधे ना बंधु और ना रेवाड़ी जाऊं, ना रेवाड़ी जाऊं। तो अकबर बांधे ना बंधु और ना रेवाड़ी जाऊं, पटौदी में विलीन हो जाती है, रेवाड़ी नहीं पहुंच पाती है। तो अकबर बांधे ना बंधु ना रेवाड़ी जाऊं, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? साबिया साहिबी नदी के, जो सेवर की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है। अगर मैं आपको कहूं कि जो सेवर है एक अपने भरतपुर में भी है, तो सेवर भरतपुर में केंद्रीय यानी कि सेंट्रल, जैसे एचएमटी का कारखाना अजमेर में चेकोस्लोवाकिया की सहायता से, नेशनल फर्टिलाइजर केमिकल इंडस्ट्री एनएफसीआई कहां पर? कपासन चित्तौड़। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहां? देबारी उदयपुर। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड कहां पर? सांबर जयपुर के अंदर। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहां पर? खेतड़ी झुंझुनू के अंदर। ये क्या है? ये भारत सरकार के उपक्रम है। इस तरह से भारत सरकार के जो अनुसंधान केंद्र है राजस्थान के अंदर, उसमें केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। तो ये शब्द क्या है? केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। तो केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहां पर है? सेवर भरतपुर के अंदर। ये सेवर की पहाड़ियों से साबी नदी का उद्गम होता है। इसी तरह से अगर मैं आपको कहूं और मैं लिखूं जोहड़बीड़, जोहड़बीड़, और ये जोहड़बीड़ है बीकानेर के अंदर। यहां पर केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो केंद्रीय ऊंट प्रजनन अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर। केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहां पर है? सेवर भरतपुर के अंदर। अगर मैं यहां लिखूं अविका नगर, अविका नगर, और अविका नगर है मालपुरा के अंदर, और मालपुरा कहां पर है? टोंक के अंदर। तो यहां पर केंद्रीय भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहां पर है? अविका नगर, मालपुरा, टोंक। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहां है? जोहड़बीड़ बीकानेर। केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहां है? सेवर भरतपुर के अंदर है। मनोहरपुरा जयपुर के अंदर निजी हवाई अड्डा। तो निजी हवाई अड्डा कहां पर? मनोहरपुरा जयपुर, मनोहरपुरा, और मनोहरपुरा कहां पर है? तो जयपुर। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर के अंदर है। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर के अंदर है। राजस्थान के अंदर सीतापुरा जयपुर अपने जो इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट के लिए ईपीआईपी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए जो प्रमोशन पार्क बनाया गया है, इंडस्ट्रियल के लिए प्रमोशन पार्क ईपीआईपी सीतापुरा जयपुर, बोरनाडा जोधपुर के अंदर। इस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे है राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान में जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? सीतापुरा जयपुर के अंदर। तो सीतापुरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इस तरह से डबोक उदयपुर के अंदर भी
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो डबोक हवाई अड्डे का नाम है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है। इस तरह से जोधपुर हवाई अड्डे का जो नाम है रातानाडा हवाई अड्डा है। इस तरह से कोटा के अंदर भी हवाई अड्डा है और एक हवाई अड्डा अपने किशनगढ़ अजमेर के अंदर बनाया गया है। तो एक सीतापुरा जयपुर हवाई अड्डा, एक हवाई अड्डा अपने रातानाडा जोधपुर, एक हवाई अड्डा महाराणा प्रताप हवाई अड्डा अपने डबोक। सीतापुरा जो एरिया है उसमें सांगानेर जो कस्बा है, तो सांगानेर के अंदर है जयपुर वाला, जिसे अपन सांगानेर एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो सांगानेर एयरपोर्ट अपने जयपुर के अंदर, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक उदयपुर के अंदर, इस तरह से रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर के अंदर, इस तरह से कोटा हवाई अड्डा कोटा के अंदर, इस तरह से अपने किशनगढ़ हवाई अड्डा किशनगढ़ अजमेर के अंदर। ये राजस्थान के अंदर 5 जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं। हवाई अड्डों में एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जो कहां पर है, तो अपने जोधपुर के अंदर है। इस तरह से निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा जो कहां पर बनाया जा रहा है, मनोहरपुरा जयपुर के अंदर बनाया जा रहा है। ये राजस्थान के अंदर जो आंतरिक प्रवाह की जो कुछ नदियां हैं उसके बारे में मैंने आपको जानकारी देने के लिए कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथ हमारे साथ बने रहिए। हम आपको उस जगह पहुंचाएंगे जिस जगह जाने की आपकी इच्छा हो न हो, मगर आपके माँ बाप की इच्छा जरूर होगी कि मेरा जो बच्चा है, मेरी बच्ची है, एक बार किसी ना किसी तरह से कुछ भी करके, कितनी भी मेहनत करके, एक बार मेरे बेटा, एक बार मेरी बेटी अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो उनका जो दिल है ना, मैं बता रहा हूं, उनका दिल उस दिन ऐसे बड़ा हो जाएगा, उनकी छाती ऐसे चौड़ी हो जाएगी जब कोई उनको कहेगा, या आप जाके कहेगा, या आपके पड़ोसी जाकर जब उनको कहेंगे कि आपका बच्चा, आपकी बच्ची का गवर्नमेंट जॉब में नंबर आ गया। मैं आपके साथ हूं इस मुहिम में, मैं आपको वहां तक लेके चलूंगा। मेरा विश्वास रखिए, लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए, मेरे हर एक वीडियो को देखिए और विश्वास रखिए, आप वैसा कर पाएंगे जैसा इस राजस्थान में कोई नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।